स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे पूरा वर्ल्ड डरता है, दैट इज एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब क्या हुआ? देखिए, एक्वायर्ड यानी कि हम बाहर से इसको एक्वायर कर रहे हैं बीमारी को, बाहर से ये बीमारी हमारी बॉडी में आती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि इस बीमारी में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम होना। एक्वायर मतलब बाहर से एक्वायर की, इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि इम्यूनिटी हमारे शरीर की कम हो जाती है। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी कि बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आराम से सुनते रहिएगा, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो एड्स है वो एक वायरस से होती है और उस वायरस का नाम है बच्चों HIV वायरस। सो ये एक वायरल डिजीज है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मतलब यही वाली है, H फॉर ह्यूमन, I का मतलब हो जाएगा इम्यूनोडेफिशिएंसी और V का मतलब है वायरस। तो ये इस वायरस की वजह से ये डिजीज होती है। और इस डिजीज के अंदर होता क्या है? एड्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये कि हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एड्स के अंदर क्या होता है? इट डिस्ट्रॉय our overall defense mechanism। हमारे शरीर के पूरे डिफेंस मैकेनिज्म को तहस नहस करके रख देता है ये वायरस, और उसकी वजह से आगे फिर डेथ होती है। एक्चुअल में बच्चों एड्स की वजह से कभी डेथ नहीं होती है। एड्स की वजह से, एड्स होने के बाद जो अलग और बीमारियां होती है वो उन बीमारियों की वजह से डेथ होती है। कैसे होती है वो भी आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसका कॉज क्या है, कारण क्या है। वायरस, वायरस की वजह से होती है। नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है बच्चों, इसको, ये एक रिट्रो वायरस है, ये एक रिट्रो वायरस है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिट्रो वायरस? क्या होता है रिट्रो वायरस? ऐसा वायरस जिसमें अगर जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA हो तो उसको बोलते हैं रिट्रो वायरस। और इसके अंदर रिट्रो वायरस उसको बोलते हैं जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जेनेटिक मटेरियल हो। वेरी वेरी IMP बहुत बार पूछा जाता है कि किसी रिट्रो वायरस का एग्जाम्पल दो, तो आप बता दोगे HIV वायरस। या कई बार ऐसे पूछते हैं कि HIV वायरस किस तरह का वायरस, आप बताओगे रिट्रो वायरस। पूछा जाएगा रिट्रो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, आप बताओगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए, सबसे पहले इसको किस में पाया गया था? सबसे पहले इसको एक मंकी के अंदर फाइंड आउट किया गया था। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अफ्रीकन ग्रीन मंकी। इस मंकी के अंदर सबसे पहले इस वायरस की प्रेजेंस पाई गई थी। सो अगर बात करें ओवरऑल वर्ल्ड में एड्स के, अगर आपसे कोई पूछे भाई पूरे दुनिया में एड्स के कितने पेशेंट हैं, तो सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा एड्स पेशेंट है, यानी कि साउथ अफ्रीका बोल सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद इंडिया की अगर बात करें, सो इंडिया एड्स के मामले में थर्ड पोजीशन पे है वर्ल्ड में।
और टोटल कितने पेशेंट है? लगभग 21 लाख के अराउंड इंडिया के अंदर पेशेंट है, या अब तो 21 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 21 लाख जो मैं लिख रहा हूँ ये थोड़ा सा पहले का डेटा है, यानी कि 21 लाख से कुछ न कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, ये हुए पेशेंट्स के बाद। जो HIV है बच्चों, HIV वायरस जो है ये एक्चुअल में 2 तरह का है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज, एक को बोलते हैं HIV-1 और एक है HIV-2। HIV-1 बच्चों आगे चल के ये भी आगे अलग अलग तरह का है, ये आगे 9 तरह का है। सो इसके 9 सब टाइप्स हैं। और जो HIV-2 है ये आगे 4 तरह का होता है, यानी कि आगे इसके 4 सब टाइप हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है हल्का हल्का सा इनके अंदर। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है एड्स के बारे में। अब बात करनी जरूरी है इसके स्ट्रक्चर की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो बच्चों, इसका जो सबसे बाहर का जो कवच होता है, इट अपीयर्स लाइक this is the outermost membrane। ये सबसे बाहर का कवच होता है। ये जो एनवलप है बच्चों, इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड एनवलप। अब इसके अंदर एक और सुरक्षा कवच होता है दोबारा से, जिसको बोलते हैं प्रोटीन कोट, और वो कुछ बीडिड सा दिखता है। like this। सो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये प्रोटीन की कोटिंग है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, सो सेकंड नंबर पे है प्रोटीन कोट। इसके अंदर और क्या क्या होता है वो समझने से पहले इसके बाहर एक दो चीज़ें और हैं, उनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो देखिए बच्चों, सबसे बाहर इसके कुछ खास तरह के स्पाइकी स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस। सो ये जो स्पाइकी स्ट्रक्चर हैं इनको बोलते हैं GP120। और जो GP120 है, दीज आर बेसिकली एंटीजेनिक। एंटीजेनिक का मतलब है कि हमारी बॉडी में अगर ये वायरस एंटर कर गया तो हमारी बॉडी के अंदर इस वायरस का कौन सा पार्ट पहचाना जाएगा, तो वो ये GP120 को पहचाना जा सकता है। इसीलिए इनको एंटीजेनिक बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ एंटीजन को पहचानती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी सिर्फ इनको पहचान सकती है जो ये स्पाइक है, बट ये अपने आप को क्या करता है, ढक के रखता है। ये अपने एंटीजन्स को ढक के रखता है और यही कारण है कि हमारी बॉडी जल्दी से इसकी पहचान नहीं कर पाती है। तो अपने सभी एंटीजन्स को ढक के रखता है। एक इसके ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है एंटीजन्स के ऊपर, जिसे बोलते हैं मास्किंग एजेंट लाइक दिस। तो ये देखिए, इसने अपने आप को ढक लिया है इस सुरक्षा कवच से
जिसके कारण हमारी बॉडी इसको पहचान नहीं पाएगी। सो ये क्या है? दिस इज मास्किंग एजेंट। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि क्यों हमारी बॉडी इसको पहचान नहीं पाती। अब बात करते हैं इसके अंदर सेंटर में किस तरह का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और एक नहीं बल्कि इसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं। सो एक ये हो गया, एक ये, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। और कौन सा जेनेटिक मटेरियल? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसके साथ में 2 एंजाइम भी होते हैं स्पेशल। एक होता है जिसे बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जो दूसरा एंजाइम है, अलग शेप बना देते हैं तो थोड़ा अलग सा दिखेगा। दूसरे एंजाइम को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेज। अब ये एंजाइम क्या रोल प्ले करते हैं ये जब बताऊंगा मैं आपको, जब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। एक बार इसका स्ट्रक्चर हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे बाहर जो है वो एक फॉस्फोलिपिड एनवेलप है जो इसकी सुरक्षा कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये प्रोटीन का सुरक्षा कवच है, दैट इज प्रोटीन कोट। देन सुरक्षा कवच जो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है उसके ऊपर कुछ स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं, ये जो ब्राउन कलर से मैंने बना के, दीज आर GP120 विच आर एंटीजेनिक इन नेचर, दैट मीन्स आवर बॉडी कैन डिटेक्ट ओनली दिस पोर्शन। बट ये क्या करता है, अपने एंटीजेंस को छुपा के रखता है ताकि हमारा शरीर या इसके वायरस को पहचान ना सके। तो ये अपने आप को, अपने एंटीजेंस को मास्किंग एजेंट से कवर करके रखता है। अगर इसके अंदर देखें तो जेनेटिक मटेरियल है, ये रेड कलर से बनाया है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और इनके पास 2 एंजाइम रहते हैं, वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड अनदर इज इंटीग्रेज। कई बार पूछ लेते हैं कि वो एंजाइम कौन से हैं 2 जो इसके साथ में पाए जाते हैं, तो इन दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। तो स्ट्रक्चर आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है बच्चों। अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कि कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और कैसे ये अपना सारा काम प्रोसीड करता है। तो मान लीजिए ये कोई एड्सवा वायरस है। अब छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसको हमें बार बार ड्रॉ करना है। तो मेन स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और मान लीजिए ये प्रोटीन कोट है, इसके अंदर ये इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया। ठीक है, तो ये अटैक करेगा हमारी बॉडी में, ये अटैक करता है टी हेल्पर सेल के ऊपर। अब मान लीजिए ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिस इज टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल के अंदर दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ टी हेल्पर सेल एंड हियर इज द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल के ऊपर बच्चों कुछ खास तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं हम CD4 रिसेप्टर्स। These are CD4 रिसेप्टर। ठीक है, तो क्या होगा जब ये वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा तो सिचुएशन क्या होगी, ये मान लीजिए अपना फर्स्ट स्टेप था अटैक वाला। अब कैसे करेगा, अगर मैं इस वायरस को दोबारा से ड्रॉ करूं नेक्स्ट सिचुएशन में, सो दिस इज वायरस न्यूक्लियस, हियर इज द DNA
और ये हो गए इसके रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर्स। सो सेकंड स्टेप में ये क्या करेगा, देखो इधर बना दिया आपने वायरस को, और मान लीजिए ये हो गए वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रेजेंट थे वो। तो ये अपना एक जो स्पाइक होगा, मैंने बताया कि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इन्होंने अपने ये क्या थे GP120 है बच्चों, और GP120 को इसने ढक रखा है मास्किंग एजेंट से लाइक दिस। तो ये अपना कोई भी जो एक GP120 के ऊपर का मास्क है उसको रिमूव कर देगा। मान लीजिए ये GP120 है और इसने अपना एक इसके ऊपर जो मास्क था उस मास्क को एक कुछ देर के लिए हटा दिया, अनमास्क कर लिया खुद को। तो कितनी देर के लिए अनमास्क करता है, लगभग ये 30 मिनट के लिए, इसको 30 मिनट का टाइम लगता है इसको अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसने क्यों किया ऐसा, अब ये वायरस जो एड्स का वायरस है ये क्या करेगा, टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर के साथ में अटैच हुआ। देखिए इधर है, ये है GP120, दूसरी साइड क्या है CD4। ओके, सो GP120 जा करके CD4 के साथ में अटैच हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, एक्चुअली वायरस मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना दिया, आप इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेना। तो ये क्या करेगा, GP120 और CD4 ऐसे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक ब्रिज बन जाएगा दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं हम इस सिचुएशन को हम बोलते हैं GP120 CD4 ब्रिज फॉर्मेशन। ब्रिज फॉर्मेशन, ब्रिज बन गया, ठीक है। तो ये ब्रिज का बना, अटैक किया और ब्रिज बन गया। मान लीजिए इसको अपन सेकंड स्टेप का नाम दे देते हैं। अब क्या होगा, अब ये इस एक तरह की एक टनल, एक रास्ता मिल जाता है इसको। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और जो प्रोटीन्स थे, या मैंने बताया था 2 एंजाइम आपको बताए थे, वो क्या करेगा, उन एंजाइम्स को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। सो इस रास्ते से होते हुए सेल के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेप में क्या किया है, ब्रिज बनने के बाद में ट्रांसफ़र ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को मान लीजिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किसी और कलर से बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इस ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA छोड़ दिया वायरस ने अपना, इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, प्लस इसके साथ में 2 चीज़ें और इंजेक्ट करेगा, एक तो इंटीग्रेज और साथ में एक अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एज आई टोल्ड यू इट कंटेन्स 2 एंजाइम्स, उन 2 को भी इंजेक्ट कर दिया। तो इस अटैक में बच्चों अगर कोई पूछे भाई कौन कौन सी चीज़ें वायरस इंजेक्ट करता है टी हेल्पर सेल में, तो क्या चीज़ें अटैक इंजेक्ट करता है, 2 चीज़ें, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और दूसरा अपने दोनों एंजाइम्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स के नाम ऑलरेडी बता चुका हूँ, वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अनदर इज इंटीग्रेज। मैं लिख देता हूँ फिर से, राउंड वाला ये जो है, राउंड वाला दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये जो स्टार की फॉर्म में मैंने बनाया है दिस इज इंटीग्रेज, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, अगेन अब दिस इज टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल के अंदर ये टी हेल्पर सेल का न्यूक्लियस है और ये टी हेल्पर सेल का हो गया DNA, और इसके अंदर क्या चीज़ें आ चुकी है, वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA
किसका है, वायरस का। और दो चीज़ें और क्या आ चुकी है, एंजाइम, एक तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखिए अब होगा क्या, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, दिस इज थर्ड स्टेप नाउ। सबसे पहले ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करेगा, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को चेंज कर देगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी नॉट आरएनए, डीएनए के अंदर चेंज कर देगा इसको, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, चेंज कर दिया डीएनए में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। अब बारी है नेक्स्ट एंजाइम की, नेक्स्ट क्या था, इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज क्या करेगा बच्चों, मान लीजिए इंटीग्रेज एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंटीग्रेट करवा देगा हमारे टी हेल्पर सेल के डीएनए के अंदर। सो ये मान लीजिए ऐसे करके इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है फिक्स करवा देगा, अटैच करवा देगा। तो यानी कि टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ अब कौन अटैच हो चुका है, वायरस का डीएनए अटैच हो चुका है। बात समझ में आई कैसे प्रोसेस हुआ। जब वायरस ने अपना आरएनए अंदर इंजेक्ट किया तो वायरस का जो फर्स्ट एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सबसे पहले उसने वायरस के आरएनए को चेंज किया, कन्वर्ट किया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। फिर उसका जो दूसरा एंजाइम था इंटीग्रेज, उसने क्या किया, उस डीएनए को उठाया और किसके साथ चिपका दिया, टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ अटैच कर दिया। अब क्या होगा, अब ये सेल किसका कहा मानेगी, अब इसका कहा मानेगी वायरल डीएनए का, क्योंकि वो उसके अंदर अटैच हो चुका है। तो अब कहानी शुरू होगी, देखो अब क्या होगा आगे। थर्ड स्टेप के अंदर ये सारा प्रोसेस हो गया। नाउ थोड़ा सा इधर करते हैं, ये है मान लीजिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा डीएनए था, बट अब हमारे डीएनए के अंदर वायरस का डीएनए अटैच हो चुका है। सो नाउ दिस इज वायरल डीएनए। ओके, अब पूरी सेल इस वायरल डीएनए का कहा मानेगी, क्योंकि इसने पूरे डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा, ये वायरल डीएनए हमारी सेल को, पूरी सेल को यूज करेगा एक फैक्ट्री के जैसे। तो हमारी सेल के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है लाइक प्रोटीन्स वगैरह, उन सभी को यूज करेगा अपने सामान बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपना सामान इसके अंदर बनाने का। अपना सामान का मतलब क्या है, ये अपनी जिस पार्ट का ये बना होता है, ये अपने सारे पार्ट्स को इसके अंदर सिंथेसाइज करवाना शुरू कर देगा। जैसे आपने देखा होगा जो मोबाइल की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे एक कंपार्टमेंट में बैटरी बनती है, कहीं पे फिर उसका ऊपर का कवर बनाया जाता है, कहीं पे स्क्रीन बनती है, कहीं पे आईसी वगैरह। तो इस टाइप से, तो इसी तरीके से ये वायरल डीएनए भी अपने सारे पार्ट्स इसी सेल की रॉ मटेरियल को यूज़ करके बनाएगा। मान लीजिए ये अपना ऊपर का एनवलप, फॉस्फोलिपिड एनवलप बनवा लेगा, ठीक है, अपने स्पाइक्स बनवा लेगा, दीज आर स्पाइक्स, ठीक है, अपने बहुत सारे आरएनए बनवा लेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अपना सारा सामान इसके अंदर सिंथेसाइज करवा लेगा, अपने एंजाइम्स बनवा लेगा इसके अंदर, दीज आर डिफरेंट एंजाइम्स। यानी कि कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इसने अपना सारा छोटा छोटा करके अलग अलग सारा सामान तैयार करवा लिया। तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। सो इट वाज द फोर्थ स्टेप, दैट इज सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। यहां तक बात समझ में आई। अब वायरस के सारे पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट होता है असेंबलिंग का, फिफ्थ पार्ट होगा इसका असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब होता है सारे पार्ट्स अब जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए इसका ऊपर का पार्ट, अंदर के, ये सारे मिडिल के बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना, मोबाइल के पार्ट्स पहले सभी अलग अलग बनते हैं, फिर उनको उस कंपार्टमेंट में भेजते हैं जहाँ पे उन सभी को असेंबल करते हैं। मतलब बैटरी को, स्क्रीन गार्ड को, अंदर के जो आईसी वगैरह सभी को जोड़ के पूरा मोबाइल तैयार कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड असेंबलिंग, सभी पार्ट्स को जोड़ना। तो इसमें क्या होगा,
मान लीजिए सभी पार्ट्स ऐसे जुड़ के पूरा का पूरा वायरस बन जाएगा। दिस इज़ न्यूक्लियस, ये होगा इसके अंदर डीएनए जो इसको कमांड दे रहा है, और अब इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे सारे वायरस बनने शुरू हो गए। धीरे धीरे ये वायरस अपनी रेप्लिकेशन करते जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस सेल के अंदर बहुत सारे वायरस हो जाएंगे, ये वायरस से बिल्कुल भर जाएगी, एक तरह का फैक्ट्री के जैसा काम कर रही है ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वायरस तैयार हो रहे हैं। सो टी हेल्पर सेल अब एक वायरल फैक्ट्री का काम कर रही है ऐसे। तो जब ये भर जाएगी बिल्कुल, तो लास्ट में क्या होगा, जैसे गुब्बारा है, जब उसमें पानी भरते जाओ तो एटलस वो फट जाता है और वो पानी इधर उधर फैल जाता है, वैसे ही ये लास्ट स्टेज में क्या होगा, ये सेल भी बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट हो जाएगी तो ये जो इसके अंदर जो वायरस हैं वो बाहर निकल आएंगे और वो फिर बाकी की टी हेल्पर सेल पे अटैक कर देंगे। नाउ जैसे ये बर्स्ट होगी, वायरस विल स्टार्ट टू कम आउटसाइड एंड नाउ फाइनल स्टेप, 6th स्टेप क्या होगा, दीज वायरस विल अटैक ऑन अदर टी हेल्पर सेल और न्यूअर सेल्स, अटैक ऑन न्यू सेल्स और यू कैन से अदर टी सेल्स। तो इस टाइप से ये धीरे धीरे सारी टी सेल्स को अटैक करते जाएंगे, उनके अंदर अपनी संख्या बढ़ाएंगे और धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर ये वायरस फैल जाता है। तो ये था कंप्लीट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो रिवाइंड करके वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू यूज ईयरफोन्स। अब समझते हैं बच्चों कि वायरस ये इसके फैलने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि फैलता कैसे है। ये सबसे ज़्यादा जो इसका मेजर सोर्स है वो है बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। विद मल्टीपल पार्टनर्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ में सेक्स करता है तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए ये कोई एक बंदा है और ये एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, इन सभी के साथ में अलग अलग इन सब के साथ अगर सेक्स करता है तो इस टाइम पे अगर इनमें से मान लो किसी को भी इन्फेक्शन है तो इसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये आगे से आगे फैलता है, बट तब नहीं होगा अगर ये सभी के सभी अगर हेल्दी हैं तो तब नहीं होगा, इसको भी नहीं होगा। लेकिन मान लो क्या पता कि इस बंदे को एड्स हो बट इसको खुद को ना पता हो, इसके अंदर वायरस तो है लेकिन अभी तक इसको पता नहीं चला है, ठीक है। तो इस केस में ये जो है, ठीक है, जैसे ही इनके बीच में इंटरकोर्स होगा तो वायरस इसको भी इन्फेक्ट कर देगा। इस टाइप से ये फैलता है। अब लोगों के दिमाग में इंडियन मेंटलिटी जो है, इंडिया के अंदर लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि सिर्फ सेक्स करने से ही ये बीमारी फैलती है, इसीलिए अगर किसी को एड्स हो जाता है इंडिया में तो उसको एक मतलब घृणा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं, एक नफरत की नज़र से देखने लग जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सेक्स से ही ये बीमारी होती है, ठीक है। इसके अलावा भी और तरीके भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ फैल सकती है। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास गए हों और डॉक्टर ने कोई जो जब नीडल लगाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो किसी कंटामिनेटेड पेशेंट को लगाया हो, मतलब किसी ऐसे पेशेंट को लगाया हो जिसको एड्स हो, और उसी नीडल को आपको लगा दे तो आपको एड्स हो सकता है। सेकेंड रीज़न हो सकता है यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स।
ठीक है। इसके अलावा कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंटामिनेटेड का मतलब क्या है, संक्रमित, यानी कि ऐसा ब्लड जो किसी संक्रमित व्यक्ति से, मान लो कि किसी ऐसे बंदे के ले लिया गया जिसको खुद को एड्स थी, हमने क्या किया, उसका ब्लड लिया और किसी ऐसे को चढ़ा दिया जो हेल्दी था, तो सीधी सी बात है ब्लड से उसके अंदर भी चली जाएगी। या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी कि जिसको एड्स है, अगर उस बंदे की किडनी या कोई और ऑर्गन निकाल के किसी रेसिपिएंट को चढ़ा दे, ज़रूरतमंद को चढ़ा दें, तो सीधी सी बात है उस ऑर्गन के ज़रिए भी ये फैल जाएगा। इस टाइप से ये फैल सकता है। और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो माँ जन्म देती है बच्चे को, वो दूध पिलाने में सक्षम नहीं होती है, तो उस केस में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अगर कोई आसपास कोई फीमेल अवेलेबल होती है जो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, तो वो उसको दूध पिलाने के लिए सजेस्ट करते हैं भाई, अगर वो मान जाए तो। लेकिन क्या हो कि वो जो दूसरी मदर है वो अगर दूध पिला रही है अपने ब्रेस्ट से, लेकिन उसको एड्स है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता ये बात, किसी को नहीं पता उसको एड्स है, तो जब वो दूध पिलाएगी तो उस मिल्क से उस बच्चे के अंदर ये आ जाएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग से ये ऐसे फैलता है। यानी कि आप ये एक और तरीका, अगर मदर को हो तो उसके बच्चे में भी ये आ सकता है, यानी कि इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। इन्फेक्टेड मदर से उसके खुद के बच्चे के अंदर आ सकता है टू हर चाइल्ड। कैसे? थ्रू प्लेसेंटा। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जो बच्चा होता है वो माँ से प्लेसेंटा के ज़रिए जुड़ा होता है। मान लीजिए ये मदर का टिश्यू है, इधर मदर ब्लड है, सो लाइक दिस, सो दिस इज प्लेसेंटा, एंड ये मान लीजिए बच्चा है, दिस इज बेबी। ठीक है, तो ये जो है दिस इज प्लेसेंटा एंड इसको ट्यूब को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये जो वायरस है, मान लीजिए अगर मदर इन्फेक्टेड है, मदर के बॉडी के अंदर अगर ये वायरस है, तो मदर के प्लेसेंटा से होते हुए ये वायरस जो है वो बच्चे को भी ख़त्म कर देगा। तो इस टाइप से ये फैलता है। तो देखो कितने सारे रीज़न है वाई पीपल आर थिंकिंग ओनली अबाउट अ सिंगल थिंग, दैट इज़ सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ सेक्शुअल इंटरकोर्स ही नहीं है जिसकी वजह से ये फैलता है, इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वो कैसे टेस्ट करेगा, कौन सा टेस्ट करेगा। तो अब बात करते हैं बच्चों डायग्नोसिस की, यानी कि इस बीमारी की पहचान कैसे होती है। तो इसको पहचान करने के लिए जो कॉमनली जो टेस्ट होता है वो है एलिसा टेस्ट। समवन प्रोनाउंशिएटेड एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सो एलिसा टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि किसी बंदे को एड्स है या नहीं है। एलिसा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार इसकी फुल फॉर्म के ऊपर। तो एलिसा की फुल फॉर्म होती है बच्चों, इट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट एसे। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ये एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप एलिसा टेस्ट की पूरी वीडियो देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, कि एलिसा टेस्ट कैसे किया जाता है। सो एलिसा टेस्ट वहाँ पे भी मैंने बताया हो कि ये एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे देखिए, अब इसके अंदर जो वायरस है, HIV वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पे अटैक करता है। जो बीमारी की हम बात कर रहे हैं एड्स के अंदर, जो HIV वायरस है ये हमारी बॉडी के दो सेल्स के ऊपर अटैक करता है। एक तो T हेल्पर सेल के ऊपर और दूसरा ये अटैक करता है मैक्रोफेजेस के ऊपर। और दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद ये उन सेल्स को यूज़ करता है एज अ फैक्ट्री, मतलब कि उसको काबू में कर लेता है और उसके अंदर अपने सारे के सारे पार्ट्स बनाता है और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इन दोनों सेल्स को यूज़ करता है ये एज अ
वायरल फैक्ट्री। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब मैंने आपको यह बताया हुआ कि बच्चों कि टी हेल्पर सेल की वजह से या सिंपली टी सेल की वजह से हमारे शरीर को जो इम्यूनिटी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन ये जो वायरस है, जो एड्स का जो वायरस है, वो टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब टी सेल डिस्ट्रॉय होगी यानी कि हमारे शरीर की कौन सी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एड्स वायरस है वो हमारे शरीर की कौन सी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा? तो राइट आंसर विल बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो मान लीजिए कि अगर किसी को ये दिक्कत हो जाती है तो वो एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन हो जाता है, क्योंकि एड्स के केस में हो क्या रहा है? एड्स के केस में उसकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो गई और अब किसी भी पैथोजन को, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, उसको चांस मिल गया, उसको मौका मिल गया आप मतलब कि पेशेंट के ऊपर अटैक करने का। तो जिस ऐसे क्लिनिकल अनहेल्दी पर्सन को जिसकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है उनको हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, दीज clinically unhealthy persons are called opportunistics. opportunistics का मतलब इनका शरीर अब किसी भी बीमारी को अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि खुद की इम्यूनिटी तो इनकी है नहीं, तो कोई भी बीमारी आ करके इनके ऊपर अटैक कर देगी। और अब ऐसी सिचुएशन में जो बीमारी इनको होगी, जो इन्फेक्शन इनको होगा, मान लो जिसको एड्स हो गई, एड्स से कभी भी बंदा नहीं मरता बच्चों, एड्स से सिर्फ इम्यूनिटी ड्रॉप होती है। एड्स से कभी भी नहीं मरता, नो डायरेक्ट डेथ। ठीक है, एड्स से सिर्फ क्या होती है? इम्यूनिटी, शरीर की जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। और इम्यूनिटी कम होने के बाद क्या होगा? अब मान लो अब इम्यूनिटी तो उसके पास है नहीं, जुकाम हो गया उसको, वो भी ठीक नहीं होगा, खांसी होगी वो भी ठीक नहीं होगा, सिर में दर्द हो गया वो भी ठीक नहीं होगा। तो ऐसा करते करते एक एक करके उसके शरीर में बीमारियां बढ़ती जाएगी, कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी क्योंकि इम्यूनिटी तो उसकी ख़त्म हो चुकी है। तो वो बीमारियां उसको मारेगी। यानी कि अगर किसी को एड्स की प्रॉब्लम हो जाए तो अगर हम ऐसे बंदे को ऐसी जगह पे भेज दें या इतने साफ स्वच्छ एनवायरनमेंट में भेज दें जहाँ पे उसको कोई छोटी मोटी बीमारी भी ना हो, तो वो एड्स वाला व्यक्ति उतने ही साल जी सकता है जितना कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जीवित रहता है। इस बात को समझ लीजिए आप। तो आपको क्लियर हो गया कि एड्स की वजह से डेथ नहीं होती है, एड्स के बाद जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से बंदे की डेथ होती है। और दूसरी बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो ये कि ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होता है, इसके अलावा भी और भी कई तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो देखिए बच्चों, ट्रीटमेंट में एज सच कोई एंटी रिट्रोवायरल ड्रग ज़्यादा प्रभावशाली इसमें नहीं होती है, बट हाँ फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। क्योंकि एड्स का जो वायरस है वो एक रिट्रोवायरस है, तो इसकी जो दवाइयाँ होगी वो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होगी। अब किसी पर्टिकुलर ड्रग का नाम याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इसकी दवाइयाँ होती है वो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होती है। बट साफ शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एड्स का कोई भी इलाज नहीं है, नो क्योर यट, अभी तक कोई इलाज इसका नहीं है। सिर्फ सावधानी रखी अगर जाए तो ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। दैट मीन्स सिंपल भाषा में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर एक संस्था है बच्चों जिसको हम बोलते हैं नैको।
नैको क्या है? इट इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, सो इम्पोर्टेंट है बच्चों, इट इज़ इम्पोर्टेंट, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करते हैं? नैको के अंदर जो बंदे हैं वो लोगों को जागरूक करते हैं, उनको समझाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, गांव-गांव में जाके, शहर-शहर में जाके, भाई किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये लोगों को एजुकेट करने का इनका जो है मेन मोटिव है। ये क्या करते हैं? दे एजुकेट पीपल, यानी कि बेसिकली ये सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को बताते हैं कि किस टाइप से आप उनसे बच सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो ये क्या करते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, क्या क्या सावधानियों का हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ वही सिरिंज का या वही नीडल यूज़ करें जिसको डिस्पोज किया जा सके, मतलब एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया जाता है। तो यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस। इसके अलावा यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ड्यूरिंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई बंदा कोई एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ या कोई लड़की एक से ज़्यादा लड़कों के साथ सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर वो सेक्स कर रही है, ठीक है, तो लड़का क्या करे? कॉन्डोम का यूज़ करे। और ऐसा नहीं है कि कॉन्डोम जो होती है वो सिर्फ मेल के लिए अवेलेबल होती है, कॉन्डोम्स फीमेल के लिए भी अवेलेबल होती है। सो इसका यूज़ करके, कॉन्डोम का यूज़ करके इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके अलावा साल 6 महीने में रेगुलर चेकअप भी करवा लेना चाहिए। गो फॉर रेगुलर चेकअप्स। और जो ब्लड है, अगर मान लीजिए ब्लड वगैरह के ज़रूरत पड़ जाए तो ये उनकी जिम्मेदारी है, जो ब्लड हमें दे रहे हैं, मान लो जो लैब वाला है, कि वो ब्लड को पहले चेक कर ले ट्रांसफ्यूज़न से पहले। ब्लड मस्ट बी चेक्ड बिफोर ट्रांसफ्यूज़न। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो नैको इस तरह की बातें लोगों को बताता है, भाई डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज़ करो, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर है तो कॉन्डोम्स का यूज़ करो, ठीक है, रेगुलर चेकअप करवाते रहो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर जरूरत पड़ती है तो पहले ब्लड को अच्छे से चेक कर लो, कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो। ये सारी पॉइंट्स आपको भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। और कोई इसकी कोई दवाई कोई काम नहीं आती है। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स भी एक फॉर्मेलिटी है, इनसे भी कोई ज़्यादा इलाज होता नहीं है, ठीक है। तो जितना बच के रहो उतना ही फ़ायदा है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? वर्ल्ड एड्स डे, तो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक और पॉइंट है, सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ एड्स। एक सिंबल सा बनाया गया है इसका, रेड कलर का एक रिबन है, दैट अपीयर्स लाइक दिस। तो ये जो रेड कलर का रिबन है, दिस इज द सिंबल ऑफ एड्स। तो आई थिंक आज की ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे बात करूंगा कैंसर के बारे में।